मीता जी आ गया। दादा प्रणाम। है, नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं? कैसी हो? कितनी दिन बाद। बहुत दिन हो गया बहुत। आपको देखे। हाँ, वो तो लास्ट मिला मेरा था पूना फिल्म पे। पूना फिल्म हाँ इंस्टीट्यूट में लास्ट। हाँ, मेरा तुम बहुत तो मन बहुत। होता है कि मैं हाँ। आपके साथ आके माइम सीखूं। मुझे लगता है वो सीखना बहुत जरूरी है अब। कुछ अच्छा तो अच्छा नया। अच्छा। हम्म। अभी तुम लोग इतना बिजी हो गए, वो टाइम नहीं मिलेगा। नहीं दादा, वो थोड़ा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है, थोड़ा फैमिली का। हाँ नहीं तो हाँ तो इसलिए नहीं तो मैं 3 महीने आ जाती आपके पास कोलकाता और वहीं पे काम करती सीखती। हाँ। कैसे तुम्हें कम हैं समय के आप? लिए तुम कम समय के लिए भी आ सकते हो, 1 महीने के लिए भी आ सकते हो, 15 दिन के लिए। ऐसा मैं करती 10। हूँ हाँ हाँ। क्योंकि मुझे अभी आज। लग रहा है मेरी अगला जो फेज है एक्टिंग का उसमें माइम की बहुत जरूरत है। अच्छा एज अ अच्छा लगा। हाँ ग्रो हाँ। एज एन एक्टर ना, तो मुझे अब लग रहा है कि माइम का जरूरत है। बहुत एक्टर के लिए तो बहुत जरूरी आते हैं, ये तो हाँ भाई एस्टेब्लिश कर दी। हाँ। जो माइक सीखना है बहुत जरूरी है, एक्टर होने चाहते हो तो। जी क्यों, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज सीखना है, हाथ पाँव का हाँ, चलने का और ना चलना सीख। साइज जेस्चर में प्रिसीजन लाना बहुत सब हाँ। कुछ है। और जब तक आप हैं इतने बड़े मास्टर तो नहीं सीखेंगे तो ये हमारा ही लॉस होगा कि आपसे नहीं सीखे हम। हाँ, मुझे भी इच्छा होता है मिलने के लिए। मैं उधर देखते जी। थे, जो आलोक चैटर्जी अभी भी कर रहे हैं, थोड़े मोटी हो गए। हाँ आलोक चैटर्जी हाँ तुम्हारा हाँ बैचमेट था, हाँ हाँ, भोपाल में बिल्कुल। रहते। जी आलोक जी वो तो जी। फिल्म में नहीं गए, करते हैं, वो क्या? थिएटर ही करते हैं आलोक। हाँ। आलोक चैटर्जी जी 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 भोपाल में है। जी। हाँ हाँ। हाँ 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 हमारे बैच के तो हाँ। बहुत लोग थे, जो नहीं सुनील पर पोखरियाल तो। मैं भी लगातार थिएटर कर रही हूँ। मेरे को 21 साल होने वाला है लल देख करते हुए, वन वुमन शो अभी तक कलकत्ता नहीं ला पाई मैं। वो लाना है। अच्छा अच्छा लल देख है ना, कश्मीरी मिस्टिक पोएट, उस पे मेरा 1 घंटे का सोलो है। वो 20 साल से कर रही हूँ। और अभी अच्छा एनएसडी में थी तो थर्ड ईयर बैच के साथ थ्री सिस्टर्स चेकॉव का डायरेक्ट किया मैंने। सेट भी डिजाइन अच्छा किया। अच्छा। 3.25 घंटे का नाटक। 3.25 घंटा का नाटक। बहुत लंबा नाटक है। हाँ उन्होंने किया, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। थर्ड ईयर का जो अभी बैच है, तो हाँ सवा हाँ। तीन घंटे का अभी डायरेक्ट करके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छे। थिएटर में करती रहती हूँ। वो तो जानता हूँ एक्टिंग भी, तुमने। और डायरेक्टिंग। फिर बच्चों के साथ भी कुछ दिन काम किया था। हाँ बहुत किया था दादा, 5 साल। पा- और फिर नहीं, वो जो ट्रैफिक माइनर बच्चे होते हैं ना, जिनको ये लाल बत्ती एरिया से रेस्क्यू करके रिमांड होम में रखते हैं, अच्छा। तो उनकी वो उनके बच्चे। रिहैबिलिटेशन के लिए थिएटर किया अच्छा अच्छा उनके साथ। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो और भी आपका कॉमेडी किया। तुम्हारा कॉमेडी अनुभव किया। तुम बोल रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, ऐसा ऐसा उनके लाइफ को नहीं छेड़ा, क्योंकि उनके अच्छा, लाइफ को काहे को दोबारा दोबारा कुरेदना। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं। थिएटर का काम है कि आप जो जख्म है उसको बिना छेड़े उसको हील करो, ऐसा हाँ, मैं मानती हूँ। तो थिएटर के जरिए उसमें हमने मार्शल आर्ट्स लाए। फिर कलरी पाइट भी किया उनके साथ। फिर डायलॉग पे काम, और सिंगिंग, भरतनाट्यम, बहुत सारी चीजें सिखाई। मधु भी तो गए थे, मधु को भी बुलाया मधु था, माइक मधु भी माइक। आए थे, मधु ने माइम किया था। उधर मधु पहली बोला बार था तभी मुझे। तो मधु से मिले। हाँ, आपका स्टूडेंट मधु कितना अच्छा कर रहा है वो अभी हैदराबाद में। अच्छा उसका कर रहे पूरा। हैं, फिल्म कर रहे हैं वो भी। हाँ हाँ। तो मधु आया था, आपने भेजा था, हाँ आपको मैंने फोन किया था तो आपने हाँ मधु हाँ को भेजा था। हाँ बहुत हाँ। अच्छा काम किया था उसने पूरा। लाइक जो हम्म, लोगों ने देखा वो पूरा प्रोग्राम, वो यकीन नहीं कर पाए कि ये बच्चे लाल बत्ती एरिया के में से इतना सब अच्छा कुछ ट्रॉमा के बाद आए हैं। वो इतना इतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो गया उनका, थिएटर और माइम और सब कुछ करने से बहुत अच्छा। फर्क पड़ा। हम्म। मधु से हमने सुना था कि तुम कर रहे थे रेड लाइट एरिया की बच्चों के साथ काम कर रहे हाँ हो। हाँ हाँ। बच्चे माने वो पूरे देश भर और नेपाल वगैरह के भी बच्चे हैं जिनको वहां बेचा जाता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ।
बेचारे किसानों के, गरीब खानदानों के बच्चे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है, उनको बोलते हैं अरे तुमको नौकरी वोकरी दिलाएंगे, शहर आ जाओ, यू नो। तब वो तो इसका ऐसा, ले जाते तो हैं। अच्छा, अभी तो तुम बम्बई में ही हो? मैं 5 हफ्ते दिल्ली में थी एनएसडी के साथ, नेशनल स्कूल हाँ। ऑफ ड्रामा। वहां पे चेकॉव हम्म, का प्रोडक्शन ओरिएंटेड, माने पूरा सिखाने का प्रोसेस और प्ले, जो उनका हाँ, 3rd ईयर स्टूडेंट्स है उनके साथ जो उनका जो प्ले होता है वेस्टर्न ड्रामा, हाँ, वो अभी डायरेक्ट हाँ। कर रही थी। तो 5 हफ्ते में दिल्ली में थी पूरा टाइम। अच्छा, दिल्ली में। अभी आई हूँ मुंबई वापस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और हाँ, और पुराने अभी दोस्त मुंबई के साथ आई हूँ। तुम्हारा बैचमेट मिलते हो क्या? भारती, बिपिन, भारती। बैचमेट, एक्चुअली भारती को मैसेज डाला था, वो आई नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन अशोक लोखंडे आया था, वो मिला था, अमित आए, और बीच में मेरे सीनियर्स भी आए, मेरा क्लास में बैठे, माने क्लास रिहर्सल देख रहे थे। हाँ, हाँ, पीयूष मिश्रा जी आए, अच्छा, वो आके चुपचाप एक अच्छा। दिन आके बैठ गए, मुझे पता ही नहीं वो उधर बैठे हैं रिहर्सल देख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स मुस्कुराने लगे और ऐसे ऐसे मुझे देख रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मुस्कुरा रहे हो, तब देखा वो साइड में चुपचाप पता नहीं कब आके बैठ गए थे सर्कुलेशन यूनिट में। और फिर यशपाल शर्मा आया बीच में, वो जूनियर है, वो आके बैठ के और थोड़ा बच्चों अशोक से लो मिला। अशोक लोखंडे तो मुंबई में ही रहते हैं। हाँ, अशोक मुंबई में है, लेकिन उनकी बेटी अभी पढ़ रही है एनएसडी में। उनकी अच्छा, बेटी, अच्छा, हाँ, 3rd ईयर में है वो। अच्छा। हाँ, एक बार मिला था मुंबई में, बहुत साल पहले। हाँ, 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 हाँ। मैं तो अभी काफी थिएटर कर रही हूँ दादा। हाँ, ये लाल देव जो है 1 घंटे का सोलो है, एक और लिखा है मैंने प्ले, लव रियल एंड रील। वो भी अच्छा, एक नाटक है, वो भी 1 घंटे का ही है, जो अभी उसका पिछले साल प्रीमियर हुआ था। अच्छा, तो वो भी है, तो उसका भी शोज कर रही हूँ अभी मैं। वो एक्चुअली अच्छा। एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में है वो वाला नाटक। तो मतलब जैसे सोलो परफॉर्मेंस, नहीं, सोलो इतना पर। भी नहीं, क्योंकि सोलो आसान हो जाता है मेरे लिए, हाँ, पर क्योंकि एक्टर्स मिलते नहीं ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट करती हूँ एनएसडी में। पर अभी सोच रही हूँ कि चेकॉव मुझे इतना भा गया है, तो मैं सोच रही हूँ चेकॉव का एक नाटक करूँ जिसमें मैं एक्ट भी करूँ। चेरी और चाट कर सकते हो, ज्यादा एक्टर हाँ, नहीं है। चेरी ऑर्चर्ड भी है, तो वो मैं सोच रही हूँ, चेरी उसमें ऑर्चर्ड भी सोच रही थी। ज्यादा कैरेक्टर नहीं है। हाँ, 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 और बहुत सुंदर नाटक है वो। सुंदर नाटक चेरी है। ऑर्चर्ड सोच रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। चेरी और चाट आप कैसे करो। हैं? मैं ठीक आप कैसे हैं? हूँ एकदम। मैं ठीक हूँ। इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है? सब कुछ चल रहा है। अब इंस्टीट्यूट में लोग आए हैं, ये लोग इंटरेस्टेड है। ये जो हाँ, आज हम बंस सब बैठे हैं, सूप बैठे हैं, सब ये लोग की अच्छा, हमें करो करो करो। हाँ। तो नहीं, नहीं, अभी आपसे सीखना बहुत बड़ी चीज है, बहुत। आपने नहीं, मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ये इंटरव्यू इसीलिए नहीं कह रही हूँ। मैं 2-3 साल से सोच रही थी कि अगर मुझे अभी एज एन एक्टर कुछ मास्टर करना है, तो वो माइम में थोड़ा हुनर चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ेगा परफॉर्मेंस अच्छा। में, ऐसा लगता है ना। तो हाँ, मेरा मन था मैं कि मेरा मेथड जो है ना पूरा नाट्यशास्त्र बेस्ड है। हाँ दादा, हाँ, पूरा फिजिकल प्रिपरेशन, शरीरम मुखज आंगिक अभिनय का जो 3 जी, भाग है, शरीर जी, जी, मुखज जी। चेष्टा, ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखज तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी और फिल्म के लिए, एक्टिंग के लिए। फेशियल एक्सप्रेशन हाँ, जो है वो हाँ, हाँ, मुखज अभिनय में हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ, बहुत हाँ, है, भाव रस, हाँ, संचारी हाँ, भाव, सात्विक, हाँ, ये हाँ, सीखना बहुत जरूरी है एक्टर को। हाँ, हाँ, अभी तो स्टेज एक्टर, स्टेज में तो फेशियल एक्सप्रेशन इतना ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, डायलॉग के लिए करने पड़ता है। एक्सप्रेशन जी, सही जी, नहीं हो, जी, डायलॉग सही जगह से निकलता है। हाँ। तो दादा, मैं इस सोच रही हूँ अगर मैं आपके पास 1 महीने के लिए आती हूँ, आजा, तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके आती हूँ जो आप मुझे माइम में पूरा करवाइए, डायरेक्ट। ठीक है, लाओ लेके आओ। हाँ, तो लेके मेरा आ जाओ। एक नया प्ले भी तैयार हो जाएगा पूरा माइम में। तो हाँ, जितना हो सके उसको माइम में करेंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। माइम में हाँ, ना हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट है, लो कॉस्ट, कुछ नहीं हाँ, चाहिए, प्रॉप्स नहीं चाहिए, हाँ, हाँ। ज्यादा पर उससे प्रॉप्स नहीं स्पेस, चाहिए।
एक्टर को स्पेस विजुअल का स्कल्पटिंग कितना अच्छा आ जाएगा उससे, तुम क्योंकि छोटे कितना मोटे बड़ा। सॉरी। तुम छोटे मोटे प्रॉप्स यूज कर सकते हैं हाँ हाँ विजुअल्स के लिए हाँ सजेस्टिव प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, हाँ कॉस्ट्यूम यूज कर सकते हाँ हैं, लाइट यूज कर सकते हैं, हाँ तो अच्छा हो जाएगा और हाँ। लो मैं कॉस्ट है, कोई खर्चा सोचती हूँ, नहीं उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग बहुत हो सकता है परफॉर्मेंस के लेवल पे, अगर मैं एक स्क्रिप्ट लूँ और उसको वाचिक थोड़ा मिनिमाइज करके माइम के जरिए हाँ इंटरेस्टिंग मैं रहेगा, क्योंकि अभी मैं थिएटर में काफी कुछ करना चाह रही हूँ एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो। अच्छा अच्छा माने मैं कर तो रही हूँ, माने लाल देद को अभी 20 साल होने जा रहे हैं, 20 साल। अच्छा अच्छा 21 साल शुरू हो जाएगा मेरा जो सोलो है। तुम्हारा वो शायद किसी कारणवश कलकत्ता नहीं आ। हाँ शायद नरेंद्र शर्मा जी का जो काम किया था, नरेंद्र शर्मा जी के पास जो सीखने गए थे, नरेंद्र शर्मा जी के नरेंद्र साथ जो शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी के पास जब सीखने गए थे एनएसडी करने के हाँ बाद, वो हाँ भरत के पास एक्सपीरियंस गई थी। काम आया, वो एक्सपीरियंस भी बहुत काम आया। वो तो क्योंकि भरत शर्मा जी हमारे को एनएसडी में भी सिखाते थे, फिर हाँ हम हाँ गए जब एनएसडी खत्म हुआ, मुझे लगा वैसा ही ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रखूं, अच्छा कि हाँ बाहर की दुनिया में ट्रेनिंग नहीं खत्म होना चाहिए, ट्रेनिंग तो लगातार चलना चाहिए, एक्टर के लिए रियाज जरूरी है। तो मैं जाती थी भरत शर्मा के यहाँ 2 बसें बदल के, और उन दिनों पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं अपने भाई से 10 रुपए लेती थी कि मुझे वो एडवर्टाइजिंग करता था, तो मैं उससे 10 रुपए लेती थी कि मुझे बस का भाड़ा दे दो, मुझे भरत शर्मा के यहाँ जाके क्लास करनी है। तो अच्छे कंटेम्प्रेरी मूवमेंट से फर्क तो पड़ता है, हाँ आपको बॉडी का सेंस आता है, स्पेस का सेंस आता है। तो हाँ हाँ एक्टर का ग्रेटनेस पूरा फील्ड का यही है ना कि कोई भी आप कुछ भी सीखो वो काम आता ही है। टेम्पो रिदम इन मूवमेंट्स जो है वो ठीक एवरीथिंग। हो जाते हैं। हाँ, और सेंस ऑफ टाइमिंग एज एन एक्टर, यू नो। हाँ और पूरा खेल तो बॉडी का ही तो है, माने आपका इंस्ट्रूमेंट ही बॉडी है, उसको जितना ट्रेन करो कम ही है। हाँ हम तो यार, तो जो जो अभी जो 3 महीने का कोर्स है यार, 1 साल का भी है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन जी मास्ट है। जी। तो वहाँ तो हम सुबह से करते हैं वर्कशॉप क्लास, 6 बजे से 8 बजे तक जो है टाइम है, वो हाँ योगा प्राणायाम, फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों का एक्सरसाइज, हाँ फेस का एक्सरसाइज, ये हाँ। सब करते हैं 2 घंटे। अच्छा इसके बाद 8 बजे से 10 बजे टिफिन ब्रेक होता है, फिर अच्छा 10 बजे से 1 बजे मूवमेंट का क्लासेस होता है, अच्छा। टेक्निक्स मूवमेंट जोड़ जोड़ के कैसे जी बनाए। जी जी जी। इसके बाद 3 बजे से 5 बजे क्लास होता है, फिर 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब सुबह अच्छा से एकदम फिर से। रात तक अच्छा बच्चे बढ़िया। गिर तो दादा सब रहे। कुछ आप तो नहीं सिखाते होंगे, आपके स्टूडेंट्स भी होते होंगे ना नहीं नहीं हाँ, जो सिखाते हमारे साथ हैं? मेरे एक स्टूडेंट है सिद्धार्थ चक्रवर्ती, वेनेडियन है, हाँ। हमारा जूनियर है, बहुत कौन जूनियर सा है। बैच है, कौन सा बैच अ, है? वो वो जो तुम्हारा क्या नाम है उसका, विद्यार्थी जो है ना, आशीष विद्यार्थी, आशीष विद्यार्थी का बैच, हाँ अच्छा अच्छा। आशीष विद्यार्थी का बैच था वो लोग। हाँ उनका कुछ 95 96 का बैच, नहीं 90, नहीं उससे पहले का है शायद। हाँ कुछ 1993 ऐसा कुछ होगा। 92 90 शायद कुछ होगा, हाँ। तो वो है तो हमारा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का है, हमारा एक स्टूडेंट है, वो क्लास लेते हैं। हमारा एक अच्छा। माइम स्टूडेंट है जो मेरे पास माइम सीखे है, वो हाँ सिखाता जी। है क्लास। अच्छा। इसके बाद हम सब लेते हैं, जैसे मेकअप के लिए, लाइट के सेट के लिए, जी अलग अलग लोग से टोटल थिएटर का दे देते हैं। एक ड्राइंग का जी भी जी। एक किसी को बुलाया, एक दिन अच्छा। फिजियोथेरेपी की भी क्लास कर लेते हैं, हाँ मसाज हाँ बहुत जरूरी। है, बहुत हाँ एक्सरसाइज करते हैं ना। नहीं ये जरूरी है शरीर के बारे में सब कुछ जानना, बल्कि मुझे तो लगता है कि अम, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को बता के यंग एक्टर्स को पता होना चाहिए कि उनका बॉडी टाइप क्या है, उसकी तासीर क्या है, कफ है, पित्त है, वात है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, हाँ उस हिसाब से बॉडी को हेल्दी रखने में मदद होगी। क्या खाना हाँ, चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट क्या होना चाहिए ये आपके शरीर के हिसाब से, तो हमारे ये जो अच्छा है। फिजियोथेरेपी क्लास लेते हैं, वो काठियावाड़ का जो आश्रम है, जी काठिया बाबा का, जी। उस अच्छा। आश्रम से सीखा,
मैसेज ओ कैसे करते हैं, ऐसा अच्छा, फिजियोथेरेपी भी करते हैं, सीखा है। वंडरफुल। हाँ हाँ हाँ। हॉस्पिटल में संडे में आ सकते। अरे वाह, तो अच्छा। तो ऐसा हम चाहते हैं कि हर फील्ड का एक लेके जाए, एक्सपीरियंस हाँ, एक लेके जाए। पूरा होलिस्टिक ट्रेनिंग है आपका। हाँ, पूरा, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जी थ्योरी में बिल्कुल। रहता हूँ, बाकी जी लोग बोलते रहते हैं, सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जी। हम practice में बहुत जोर जोर देते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट है, हाँ आपको परफॉर्म करना है मंच में जी। जाके, हाँ तो पर दिखाने पड़ता है आपको, आप क्या हाँ जानते हो, दिखाओ। हाँ तो के लिए सुबह से रात शाम तक ही चलते रहते हैं ट्रेनिंग, छोटे हाँ। छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करके करके ले जाने पड़ता है। हम्म, अभी ये लोग जो है ना, बहुत सारे एक्टर है जो कभी फुटबॉल भी नहीं खेला, क्रिकेट भी नहीं खेला, तो बॉडी तो कोई हिलता भी नहीं है, दादा सब लोग सब तो आजकल सेल फोन में घुसे हुए हैं ना, छठा उंगली हो गया है सेल फोन। सेल फोन में घुसे हुए हैं। तो उसने शरीर को खत्म कर दिया है, दिमाग एकदम भी एकदम खत्म कर दिया अक्सर तो। एकदम एकदम सबको चलना सिखाने पड़ता है। नहीं, क्योंकि मुझे मुझे जब मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ ना, जैसे बम्बई में एक बार कोई आई थी मुझसे एक्टिंग सीखने, तो वो यहाँ लड़की है, अ, मेरे एक फ्रेंड की डॉटर है, तो वो फिर निकल पड़ी सड़क पे, अच्छा। और मैंने देखा, मैं उसके पास से गुजरी, वो सेल फोन में देख के चल रही थी। अब उसको होश ही नहीं है कि स्पेस क्या है, आप किस स्पेस से जा रहे हैं, आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई आपका तो अगर बैग छीन के निकल जाए आपको पता ही नहीं मोबाइल में चलेगा, आप देख ही नहीं जाके रहे हैं। तो शाम को जब वो घर आई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, जो सबसे पहली चीज जो एक्टर को सीखनी भी है, वो स्पेस में कैसे चले। ऐसा आपको स्पेस का हाँ होश ही नहीं है, आपका स्पेस तो यहाँ खत्म हो गया इतने में। तो आप कौन सी सड़क से जा रहे हो, आसपास क्या है, लोग कैसे हैं, किसी को होश। मैंने कहा एज एन एक्टर आपको स्पेस का कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, क्योंकि आप सेलफोन से इतना स्पेस हो गया, आप कहीं पे भी है ये है, तो आपका ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया। तो आप किधर से ऑब्जर्वेशन करोगे एक्सरसाइज, आप कहाँ से स्पेस का अंडरस्टैंडिंग लाओगे, फिजिकल स्पेस, इमोशनल स्पेस, मेंटल स्पेस, क्योंकि आपका स्पेस तो इसमें आ गया है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया ट्रेनिंग के लिए, सेलफोन हटाना, ग्रुप बताना पड़ता कि हटाओ। परफॉर्मेंस के पहले भी मुझे एक्टर को बताना पड़ा कि आप लोग सेलफोन मत देखिए। नहीं मैम, हम कुछ खास नहीं देख रहे। मैंने कहा आपका मेंटल ड्रेनेज हो रहा है, ये लीकेज हो रहा है, ये खींच रहा है आपका एनर्जी, तो परफॉर्मेंस के लिए आंखों का रखो उसको। एक्सरसाइज, आंखों भी हिलता नहीं है वही, इतने छोटे आंख देर पे भी में। स्ट्रेन है। नहीं, इसके फायदे हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं और ये सब है, पर इसके साथ वो तो है। लगातार चिपके रहना, हाँ। वो गड़बड़ है। दादा मैं आपको चाय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं पी लूँ थोड़ी सी चाय। हाँ, पियो 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 पियो, सॉरी। हमें हाँ हाँ। चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हमें बना लाते हैं। एक स्टूडेंट नहीं, है आज मेरा। जी। छत्तीसगढ़ की है, कहाँ के है, छिंदवाड़ा से आए हैं, वो चाय नहीं छिंदवाड़ा तो पीते हैं, लेकिन चाय। जानती हूँ। हाँ, छिंदवाड़ा तो वहाँ छिंदवाड़ा, है ना, नागपुर के आगे है थोड़ा। नागपुर के थोड़ा आगे है, अच्छे जगह है, एक हाँ, बहुत म्यूजियम सुंदर है, जगह है। बहुत अच्छा एक फोक आर्ट अच्छा म्यूजियम, मैं सुना है, लेकिन जा नहीं पाया अभी तक, अभी शायद जाएंगे, बंश ले जाएगा हमें। अच्छा। भोपाल में भी बहुत अच्छा म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ मैन जो बना है भोपाल में हाँ, ही। तो वो देखा आपने, ट्राइबल म्यूजियम, गए हम बहुत सुंदर है वो। हम तो भारत भवन में पढ़ा है ना, वो बाबा विवेकानंद के साथ, हम्म हम्म जब हम्म। कांड हुआ था उसके बाद ही हम गए थे एक महीना के लिए, अच्छा माया और भरत शर्मा, अच्छा। माया और भरत भरत शर्मा। भी जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, भरत भी गए थे आप। भरत भी गए थे, वो डांस का और भाई माइम का था, एक महीना हाँ का हाँ वर्कशॉप, हाँ बहुत हाँ। अच्छा वक्त था। बढ़िया। हम्म। चलो, अब वहाँ तो आलोक चैटर्जी वहाँ है, आलोक तो भारत भवन रंगमंडल में था, वहां से ही गए थे एनएसडी में पढ़ने के लिए, जी जी। फिर वापस भोपाल में आप सेटल कर लिया। हाँ हाँ हाँ। इरफान हमारा बहुत बड़ा स्टार बन गया था। हाँ, इरफान भी तो रहा हमारा, वो। हाँ, हाँ, मैंने उसने बहुत तो बिल्कुल
इंटरनेशनल लेवल का स्टार हाँ हो गया था वो, अभी एकदम आदिल मतलब आदिल पूरी हुसैन दुनिया में चर्चा। अभी आदिल आदिल हुसैन हुसैन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आदिल कर हुसैन शायद हमसे जूनियर है, पर वो भी काफी वो मान जाना हाँ माना हो गया है जूनियर इंटरनेशनल। हाँ। जूनियर है लेकिन हम्म। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं हाँ आदिल आसाम हाँ का लड़का है हाँ हाँ। सुनील से मिला था सुनील पोखरियाल अच्छा। हाँ एक छोटा अच्छा। बच्चा थे हाँ अच्छा। काठमांडू में काम मैं करते हैं हाँ, मैं उसको पिछले साल मिली थी नेपाल में। वो शूटिंग था एक फिल्म का, जो कान गया था ना फिल्म अभी, हाँ हाँ जिसके लिए मैं कान गई थी। अच्छा, तो उसी फिल्म की शूटिंग नेपाल में थी, तो मैं गई थी उसके थिएटर ग्रुप में, मिली उससे। हाँ बहुत वो लोग काफी उसका नाम है नेपाल में। वो बहुत गुरु गुरु के लेवल पे मानते हैं लोग उसको। हाँ हाँ उसका नाम से बहुत थिएटर के लोग लेवल सीखने में आते हैं बहुत। हाँ, अच्छा काम किया उसने नेपाल में, थिएटर को हाँ, लेके बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया जी काम कर रहे हैं जी। और ये अमित बनर्जी एक है कलकत्ता में वो तो ज्यादा काम नहीं किया शायद अमित बनर्जी एक था ना बंगाली और मैं, मेरा क्लासमेट है वो। हाँ तो वो तुम्हारा क्लासमेट ही और तो उसका बात करता क्लासमेट हूँ है अमित। अमित सिखाता बहुत है। वो शांति निकेतन में जाके वर्कशॉप लेता है, काफी वर्कशॉप वर्कशॉप ले रहा है अभी वो। वो एक्टिंग कम करता है करता है, इसकी लेकिन सिखाने का बहुत करता है। एक्टिंग हाँ वर्कशॉप ऐसा। करते हैं हाँ तो अभी हाँ। है अभी इद्रिस इद्रिस को देखा बहुत साल बाद कहा कोई दिल्ली में आए कोई नाटक करने के लिए अच्छा। इद्रिस मालिक हाँ हाँ बहुत साल बाद उसको देखा कि वो अभी फेसबुक में देखा कि वो अभी दिल्ली में आए नाटक करने के लिए हाँ 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 हाँ। एक इधर करता रहता है। मॉरिशस से आए थे हरिनारायण महावीर थे एक वो मॉरिशस से जो आए तो थे मॉरिशस से थे, मॉरिशस से। वो मॉरिशस से थोड़ा था अभी कुछ समय पहले गुजर गए दादा, वो अभी हाँ नहीं है। हाँ दूसरा दो जो दो विजय दो वीरा मुट्टू है, वो है अभी भी। हाँ वो हाँ भी काफी हम लोगों से काफी बड़ा था उम्र में वो दोनों। उम्र में तो अभी दोनों शायद दोनों हमसे बड़े थे। वो लोग मिनिस्ट्री से आए थे ना, हाँ हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे ऑलरेडी। अभी फैमिलीज के साथ थे बच्चे। अभी इस साल मार्च में बशीर आए थे भवानी बशीर यासिर हाँ 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 काश्मीर वो हाँ आए थे कलकत्ता कोई मेरे हमारे ये इंस्टीट्यूट में आए थे 3 4 दिन हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, वो भी थे तुम्हारा बैच का हाँ वो सब हम लोग सब बैचमेट थे। बहुत अच्छा बैच था हाँ। तुम्हारा नहीं, अच्छा बैच सैतल भी था। थे सब अभी लोग सैतल भी थे भी लोग अभी भी लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया बैच था तुम लोगों का। बहुत बढ़िया सब लोग जाके काम किया अच्छा अच्छा काम किया जी जी सर जी तरफ जी। सर कुछ क्वेश्चंस थे। ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन आए हैं जी सुनते हैं जरूर दादा जी। बोलो चैलेंजेस इन थिएटर टुडे। चैलेंजेस इन थिएटर टुडे चैलेंज तो देयर इज बड़ा नो टुडे थिएटर। चैलेंज नॉट टुडे ऑलवेज देयर इन थिएटर। अभी देखिए दिल्ली सरकार 1,000 रुपए का परफॉर्मेंस फी लगा रही है। दिल्ली का अभी पता उसको नहीं इनको, कर लिया अरविंद गौर उसको ये विड्रॉ बाकी कर लोग लिया। विड्रॉ कर लिया आज खबर में अरे देखा थैंक गॉड। हाँ हाँ नहीं तो चैलेंज की थिएटर का क्या है, चैलेंज सबसे बड़ा है वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। हाँ आपके अंदर चैलेंज है कि आप थिएटर को एक मार्ग, अपने जीवन का पथ बनाएंगे, तो थिएटर आपको समझ में आएगा। और वो ये आपको बहुत कुछ देगा। सिर्फ हमारा एक आपको एक अंदर का, सॉरी दादा। ये सिर्फ चैलेंज जो है ये सिर्फ हमारा देश का नहीं है वर्ल्ड का है हर जगह का थिएटर की दादा गवर्नमेंट की चैलेंज सब जगह है, हर चीज में चैलेंज है। चैलेंज हम जिसको कहते हैं जिसको करना मुश्किल होता है, करना मुश्किल होता उसको चैलेंज है। अगर आप फल के पीछे दौड़ेंगे, हाँ, हाँ आप चाहेंगे कि आपको थिएटर कुछ दे, मुझे हाँ नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको हमेशा चैलेंजिंग लगेगा। अगर आप उसे डट के करें और किसी तरह बैलेंस कर पाए कि भाई ठीक है, अभी हमारे देश में कम से कम उसमें वो सब नहीं मिलेगा जो आपको टीवी से मिलेगा, तो आपको थिएटर उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा। हाँ इतना जरूर है कि हमारे देश में
परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर के लिए बहुत उन्होंने कम कर दिया है सपोर्ट। ओवर द इयर्स वो कम ही होता गया है। तो आज नहीं, थिएटर 20 साल पहले भी चैलेंजिंग था। आज भी मैं लल देत करती हूँ, मैं पैसे नहीं बना पाती हूँ उसमें। अगर मुझे घर चलाना है लल देत का शो करके, वो नहीं होता है। नहीं, लेकिन जब मैं शो करती हूँ, जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है और लोग जिस तरह से छोड़ जाते नहीं, एक एक घंटे तक रहते हैं, तो मुझे लगता है एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे, एक आत्मा के लेवल पे आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कुछ अच्छा दे रहे हैं। थिएटर का हाँ, काम ये है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सुधारता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलेगी वो ये है। तो चैलेंज तो है ही थिएटर, लेकिन जो कुछ आप अच्छा करना चाहे लाइफ में, वो चैलेंजेस होते हैं उसके। हाँ, कुछ आसान नहीं होता है। शायद आसान का मतलब है कि मैं एक प्ले करूं तो मुझे नाम, शोहरत, पैसा मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। और उसकी वो इच्छा का मतलब ही नहीं है। आपको जो मजा आएगा प्योर थिएटर करने हाँ, में, वो मजा आपके लिए पूरा फल है। उससे ज्यादा हाँ, आगे ढूंढो भी नहीं। आपका जो क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस, देश में अभी वो स्थिति बनी नहीं है कि लोग टिकट खरीदें, वो सब नहीं होता है। और अगर आप बहुत, जैसे लालदेव को कोई स्पॉन्सरशिप देता नहीं है आसानी से दादा, वो लोग सोचते हैं कि ये तो कश्मीरी मिस्टिक पोएट वुमन, वो भी जो शेवाइट है उसके बारे में, तो ये कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन वो अच्छा, बहुत डीप जाता है वो नाटक, और उनके जो वाक हैं, लल्ला के वाक, वो बहुत सुंदर हैं। उसको करने में जो मुझे तृप्ति मिलती है और जो ऑडियंस को जो तृप्ति मिलती है, उसको, उसकी आप तुलना ही उसके नहीं कर सामने सकते। उसके सामने पैसा कुछ नहीं है। नहीं, पैसा जरूरी है, उसको नकारना नहीं चाहिए, लेकिन चैलेंज से, अच्छा इनसे पूछिए चैलेंज का मतलब क्या है उनके लिए। क्या चैलेंज, जरा उनसे पता नहीं, पूछिए जो चैलेंज का क्वेश्चन मतलब क्या है। जो मैं पूछे ऐसा है उसको सवाल पूछूं कि चैलेंज का क्या मतलब है तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। सर क्वेश्चन पूरा ये था, addressing the current challenges faced by theater artists, how and how to overcome them. Yeah, but वो what do you mean by challenges? You must be, हाँ, if you're asking a question like this, you should know what is the challenge. What do you mean by challenge? I want to understand that. कि आप चैलेंज का मायने क्या है आपके लिए। आप एक सवाल पूछ रहे हैं, एक जनरल सवाल मत पूछिए, क्योंकि यहाँ हाँ, मैं स्टोरी लिखने नहीं बैठी हूँ आपके सामने। आप मुझे अपने से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए। आप थिएटर एक्टर हैं, आपको चैलेंजेस हैं, तो उसके बारे में पूछिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी एक और तरफ से क्वेश्चन था, द फ्यूचर ऑफ थिएटर, आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर के, थिएटर की फ्यूचर को? थिएटर को फ्यूचर फ्यूचर बहुत अच्छे है। थिएटर का फ्यूचर हमेशा रहा है, रहेगा, और कोई और भी मीडियम उसको नकार नहीं पाएगा। क्योंकि थिएटर ही एक मीडियम है जिसमें इंसान एक इंसान से जुड़ सकता है, और एक एकदम फिजिकल रियल मन टाइम से, एंड स्पेस में आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप अपने सेल फोन पे कितना भी फ्रेंडशिप बना लें, आप उस इंसान को नहीं छू पाते हैं। आप सिर्फ एक इमेज को छू रहे हैं, आपका इमेज और उनका इमेज। लेकिन थिएटर एक जगह है जहाँ पे आपकी सांसें मिल रही हैं, आप एक ही स्पेस में ब्रीथ कर रहे हो, हाँ, उसमें एक रियल और लाइव एनर्जी एक्सचेंज और, होता है। और वो हर जो रोज एक्सपीरियंस है, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। मीठा और उसके बिना आवड़े इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, पागल हो जाएगा। रियल लाइव आवड़े ह्यूमन कांटेक्ट। और हाँ दादा, का कहिए। एक चीज, एक और एक चीज जो है थिएटर में हमें हर रोज क्रिएट करते हैं, हम्म। हर रोज क्रिएट करते हैं। फिल्म में टीवी में नहीं होता है, एक बार कर दिया तो बस खत्म। और यहाँ थिएटर हमें में हर आप दर्शक से जोड़ते हैं, दर्शक के। थिएटर में आप मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हेल्दी रहते हैं। हाँ, आप वो हेल्दी रह वो पाते हैं लाइफ में। आपके जीवन में कुछ भी चैलेंजेस हो, थिएटर आपके पूरी चीजों को इस्तेमाल करता है। और अगर हाँ, आप अच्छा थिएटर कर रहे हैं, तो उससे सेहतमंद और कोई चीज है नहीं लाइफ में। एक्टर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, आपके पास अगर थिएटर का टैलेंट नहीं है, तो फिर वहां पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप फिर गाली देंगे। लेकिन अगर आप में एक्टिंग का हुनर है या थिएटर से जुड़ी हुई चीजों का हुनर है, तो उससे ज्यादा सुंदर जगह कोई नहीं है जिसमें आप पूरे जीवन के लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं, और आप बहुत कुछ सीखते भी हैं।
जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, सहृदयता के बारे में, इंडिविजुअल होना और एक ग्रुप में रहना, दोनों चीजों के बारे में, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, ये सब थिएटर आप ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको थिएटर के अलावा, माने थिएटर नहीं परफॉर्मिंग मिलते हैं, थिएटर आर्ट। जी हर रोज आनंद मिलता है परफॉर्मेंस करके। जी और सर, क्या कुछ लोग जो किताबें आप सजेस्ट कर सकते हैं? किताब पढ़ के, मैं बोलते किताब सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, दादा, अगर किताब पढ़ के अच्छा कुछ नहीं, लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है, किताब अच्छा पढ़ के लिटरेचर और स्विमिंग, अच्छा पोएट्री। नहीं नहीं, किताब किताब ऐसा मत पढ़िए कि मैं अच्छा एक्टर कैसे बनूं, 10 नुस्खे कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। डोंट रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, रीड गुड लिटरेचर, द बेस्ट लिटरेचर इन विच एवर लैंग्वेज यू कैन फाइंड। बंगाली लिटरेचर बहुत अच्छा है, आपका जो वर्नाक्युलर लिटरेचर है बहुत अच्छा है, जो क्लासिक्स हैं वो पढ़िए, उनसे आपको कुछ मिलेगा। ये आलतू फालतू मत पढ़िए टाइम पास, क्लासिक्स पढ़िए, उनको स्टडी कीजिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या लेखन है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये जिन जिन जीवन के बारे में बात हो रही है, ये कौन से जीवन है। लिटरेचर से आपको बहुत, आपका इमेजिनेशन खुलता है, क्योंकि आप एक छोटी उम्र में सब कुछ नहीं जी पाते हैं, आपको टाइम लगेगा। जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, वो आपके दिल और दिमाग और अकल और आपके अंदर जो चीजें उनको छूता हुआ चलता है। तो आपको अच्छा लिटरेचर पढ़ने से, तो प्लीज रीड ऑल द क्लासिक्स, क्लासिक्स ओनली, डोंट रीड चलता फिरता नॉवेल्स। वो बात के लिए ठीक है, कभी कभी टाइम पास कर लिया, बस में बैठे हैं, लेकिन अच्छा लिटरेचर पढ़ने से बेहतर कुछ और है नहीं लाइफ में। अच्छा लिटरेचर पोइट्री पढ़िए, अच्छा पोइट्री पढ़िए, और उसको एज एन एक्टर, उसको कभी कभी पोइट्री को तो आप जोर से पढ़िए, ऐसे मन में मत पढ़िए, अपना अपनी आवाज में सुनिए उस पोइट्री को, तो आपको उसके मायने समझ में आने लगेंगे। अच्छा है। और एक किताब अच्छा है पढ़ने के लिए, डायरेक्टर्स ऑन डायरेक्टिंग, अपना अपना काम के बारे में लिखा है, एक्टर्स दादा ऑन वो एक्ट, सब ठीक है, वो लेकिन वो लिखा बाद की बात है, वो तब आएगा समझ, जब आप डायरेक्ट करने लगे। अभी यंग लोगों को लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और अच्छा पोइट्री। तो डायरेक्टर्स पढ़ना ऑन डायरेक्टिंग में आप किसी महारथी के दिमाग में घुसने की कोशिश करो, तो वो एक, उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जितने वही, महारथी बने हैं, उन्होंने हर चीज के बारे में पढ़ा है, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, उन्होंने स्कल्पचर पढ़ा, उन्होंने पेंटिंग समझा है। हाँ हाँ, खाली लिटरेचर के अलावा आप अच्छी पेंटिंग्स देखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, क्लासिकल सुनिए म्यूजिक, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उससे आपके अंदर क्या होता है। ध्रुपद म्यूजिक सीखिए थोड़ा सा, क्योंकि ध्रुपद म्यूजिक ट्यूनफुल म्यूजिक नहीं है, लेकिन उससे आपको एक सुर पकड़ने का सेंस आता है कि इस एक सुर का ठहराव क्या है, उस पर कितना रुकना चाहिए, कहाँ तक हाँ, आपकी ब्रेथ और आवाज उस सुर को ले जा सकती है। उससे आपको अपना फिजिकल एपरेटस का समझ आता है, अगर आप म्यूजिक अच्छा करें। सो लिसन टू एवरीथिंग दैट इज क्लासिकल, दैट हैज बीन डन बाय द मास्टर्स। और हमारे पास तो इतना वेल्थ है, आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को लीजिए तो कितने प्रकार हैं और कितने ग्रेट म्यूजिशियंस रहे हैं। अब लिटरेचर ले लीजिए, लिटरेचर हमारा आप, हमारा इंडिया का भी हर स्टेट का जो अलग अलग लैंग्वेज है, उनका भी अलग अलग लिटरेचर है, और उस समाज को देखने के लिए, पहचानने के लिए उसका भी उसका भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, जो हाँ साहित्य दादा, अकादमी करते हैं, वैसा कि हाँ वो भी पढ़ना चाहिए हमारा सोसाइटी को। जैसे मलयालम हो, तमिल, तेलुगु से लेके उड़िया, बंगाली, सब का जो सब है। लिटरेचर है, और समझ को अगर आपको बाहर का लिटरेचर पढ़ना है तो जापानीज ज़ेन पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, हाइकू अच्छा अच्छा, ज़ेन पोएट्री, बहुत बहुत, माने 2-3 लाइनों में बहुत कुछ कह जाना, उसका हाँ भी हाँ कमाल है। तो कुछ एक पुराने जापानीज राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं, यू नो तो वो सब पढ़ सकते हैं। कुछ एक अमेरिकन राइटर्स, स्कॉट फिट्जजेरल्ड, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हाँ, ये भी अच्छे राइटर्स हैं, यू नो तो वो तो वेस्टर्न नॉवेल। लिटरेचर में भी क्लासिक्स पढ़िए, क्लासिक्स हाँ, बहुत सारे हैं, यू नो बहुत सारे। और वो कोई तो क्वेश्चन आप है क्या? आराम से, जी सर। सर, देखो कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स मैम के बैच के जो आपने पढ़ा है और मैम ने जी है उस मोमेंट को।
मेमोरियल मूवमेंट पूछ, ये कोई इंसिडेंट पूछ रहे हैं, अरे ऐसा बहुत है। बहुत है, बहुत है, बहुत। बहुत है। हम लोग उस जनरेशन के हैं जब टेलीविजन आया नहीं था देश में, ना ही उस समय तो सेलफोन था। तो हम लोग तो टेलीविजन पूरी तरह से, जब एनएसडी आए तो मैं तो एमए इंग्लिश करके एनएसडी आई, तो मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया उसमें, बल्कि हम लोग तो बहुत ऑपोजिशन के साथ आते थे, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता था उन दिनों की आपका बच्चा थिएटर में जाए। उनको लगता था क्या फ्यूचर है इसमें ना, घबराते हैं माँ बाप की आप लोग कैसे अभी भी जिएंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो हमारे लिए तो एनएसडी में आना, और फिर वहाँ 3 साल बहुत अलग अलग लोगों के साथ जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कितना सीखने को मिला। मुझे अमित बैनर्जी से कितना सीखने को मिला। अमर जन्मभूमि, मैंने एक गाना कभी सुना ही नहीं था, ओ गंगा तुमी ओ जमुना तुमी। तो पहली बार उसने गाया, मैं कहा वाह ये कौन सा है। It's almost like the anthem of Bengal. These are things we learned from each other because everybody came from different states. So it was a great growing up process. झगड़े भी बहुत होते थे, झगड़े तो ऐसे होते थे कि क्या ना हो जाए, पर हमने बहुत सीखा एक दूसरे से। झगड़ा तो कमाल के होते थे, लेकिन हमारे काम पे कभी उसका असर नहीं हुआ। नो, एनएसजी वाज अ ग्रेट 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 लर्निंग प्रोसेस। और इंस्टीट्यूट में आना उस समय, और क्या टीचर्स है दादा, आप जैसे टीचर्स कितने थे। हर फील्ड में हमारे पास एक गुरु था। वो अगर वेस्टर्न ड्रामा है, इंडियन एस्थेटिक्स है, निभा जोशी हैं, महापात्र दादा थे, वो प्रॉप मेकिंग सिखाते थे। फिर अपने मोहन उप्रेती जी थे म्यूजिक के लिए। दासगुप्ता माने गुरु लोग से थे सब, दादा एक थे। क्लास से दूसरे में जाओ गुरु लोग हैं। और हाँ, दासगुप्ता दादा जिन्होंने जिन्होंने हिंदू मेकअप, घोष थे। मुझे नहीं, मेकअप के लिए उस समय इतना नहीं था, लेकिन दासगुप्ता दादा ने आपका शंभू मित्रा जी और तृप्ति मित्रा जी की लाइटिंग की थी, वहां से आते थे हमें पढ़ाने। हाँ वो आए थे। ऐसे लोग थे हमारे टीचर्स, तो वो तो कमाल का टाइम था। मैं अपनी थोड़ी सी एक अभी तो क्या किस्से बताऊं आपको, लेकिन बहुत किस्से हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बता नहीं सकते, आपको समझ नहीं आएगा। और वो टाइम, मैं अपने एक किताब तो लिख रही हूँ एक्टिंग और अपना एक्सपीरियंस को लेके, तो उसमें कुछ किस्से कहानियां मिल जाएंगे आपको। अच्छा है, अच्छा है, सब लोग पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है? जी सर, टिप्स फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स। और कुछ टिप्स दे दो एस्पायरिंग एक्टर के लिए। टिप कुछ नहीं होता है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। एक्टिंग का क्राफ्ट, माइम का क्राफ्ट, क्राफ्ट के अलावा आप जितना सीख सकते हो सीखो। टिप्स तो उनको दिए जाते हैं जो थोड़े समय के लिए आने जाने वाले हैं। अगर आप इसको अपना जीवन मार्ग बनाने आए हैं, तो दादा आपके सामने बैठे निरंजन दादा, ये गुरु हैं माइम के। और माइम ऐसी चीज है, आप इसको छोटा मत समझिए कि एक्टिंग से जुड़ा नहीं है। चार्ली चैपलिन, जो ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, वाज अ ग्रेट माइम। ही वाज अ ग्रेट माइम। एक और है द ग्रेट टेन रॉबरी, उसका जो एक्टर है, मैं कब हमेशा नाम भूल जाती हूँ, वो भी ग्रेट माइम थे। तो माइम आप जितना सीख लो, आपको शरीर का आकार का समझ जो आएगी। आप सीखिए, पूरी तरह सीखिए, टिप्स मत ढूंढिए, टिप्स नहीं होता है एक्टिंग में। जिस चीज को आप जीवन मार्ग बनाना चाहते हैं, उसमें टिप्स नाम की चीज होती है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको एक ज़ेन पोएट्री बताती हूँ इसी संदर्भ में। एक 14th सेंचुरी की ज़ेन पोएटेस थी, महिला पोएटेस, जापानीज, 14वीं शताब्दी की। उनकी 2 लाइन की एक कविता है। वो पूछती हैं आसमान की तरफ देख के कि आर देयर शॉर्टकट्स इन द स्काई समर मून। ये जो अपना समर का जो सीजन है ना, गर्मियों के सीजन वाले चांद, मुझे बताओ क्या आसमान में शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है, आसमान में भी नहीं है। जिस रास्ते, जिस सितारे, जिस प्लैनेट को चलना होता है, वो पूरा चलता है। हम इंसान ही जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट बहुत लंबा ले जा, आपको बहुत लंबा
लॉन्ग कट में डाल देता है। तो अगर आपको शॉर्टकट में डाल। शॉर्ट हाँ, तो अगर आपको पूरी तरह से कुछ गेन करना है तो शॉर्टकट तो ढूंढिए ही मत, टिप्स नाम की चीज हटा दीजिए। हाँ, टिप्स। टिप्स टिप्स यही टिप्स है कि मैंने प्रैक्टिस। आपको एक्चुअली दे दिए। मैंने कहा लिटरेचर पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, म्यूजिक सुनो, पेंटिंग हो, और माइम पूरी तरह से सीखो जो आप करने आए हैं इधर। ये मत सोचो कि माइम से मुझे क्या मिलेगा, आप ये सोचिए कि माइम से आपको क्या नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप उसमें पूरी तरह उतरे। आपको अंदर उतरना है अपने माइम के जरिए। बाहर की दुनिया तो आपको बिखेरने के लिए बनी है, ये सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, आपके रील्स, इतने आप कमा लो, रील बना के इतने फॉलोअर हो जाएं, ये सब आपको बिखेरने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप एक क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो आपको हमेशा संभाल के रखेगा। एकदम। आप जब कभी खो भी जाए तो आपको वो पकड़ के वापस ले आएगा रास्ते पे। ये सबसे बड़ा टिप मैं दे सकती हूँ। वही है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। एक परफेक्ट टिप्स मीन्स है। परफेक्ट, मास्टरिंग वन क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टर का क्राफ्ट में तो मास्टर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। कोई एक चीज से तो एक्टिंग बनती नहीं है, वो लिटरेचर से बनती है, पोएट्री से सब बनती है, सब विजुअल सेंस से बनती है, मिले। म्यूजिक से बनती है। आपको अपना माइंड, इमोशन, हार्ट, सेंसिबिलिटी, बॉडी, सब कुछ डेवलप करना होता है एक्टर बनने के लिए। तो हर चीज का एक अलग खुराक होती है। माइंड का एक खुराक हाँ, होता है, इमेजिनेशन का एक खुराक है, बॉडी का, और सब खुराकें जब आ जाती हैं एक साथ तो फिर सब कुछ एक साथ काम करने लगता है। और जब जिसकी जरूरत होती है वो उस समय काम करता है। तो दैट्स द ओनली टिप आई कैन गिव यू एक्चुअली। वही वही। थैंक यू सो मच मैम। आपकी खूबसूरती की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, लोग आपकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं, आपकी स्माइल की तारीफ कर रहे हैं। तो ये लोग भी तो अंदर से ज्यादातर आता है, ये भी अंदर से सो मैम, आता है। 20 साल पहले जब मैं बहुत परेशान थी और अपने क्राफ्ट से दूर हो गई थी तो मैं अच्छी नहीं लगती थी। 20 साल बाद में ज्यादा अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं अपने रास्ते पे चलती हूँ ना क्राफ्ट के, तो उससे बहुत फर्क एकदम है आप। पड़ता है। देखो दादा कितने सुंदर है। मेरे बारे में लिखा नहीं, ठीक है। अभी बुढ़ा हो गया। देखो जवानी में ना हर कोई अच्छा लगता है, तो उस पे गुरूर मत करो। हाँ, जब मैं 20-22 साल की थी तो मैं भी अपने चेहरे को ताकती रहती थी। मैंने अपना चेहरा, अपनी नजर शीशे से हटा नहीं सकती थी। लेकिन बाद में ना जो आप करते हैं और जो आप सोचते हैं उससे अलग एक सुंदरता बनती है। तो वही ये अंदर जरूरी है। अंदर अंदर से आते हैं। हाँ, 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद सुंदरता अंदर से ही आती है, हाँ हाँ, अंदर से यू नो। और अब मैं तो 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो अंदर वाली हाँ, सुंदरता काम आती है। लगता नहीं है तुम्हें 50 हो गया। हाँ, पर 50। वो, हाँ हाँ। थैंक यू दादा। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है जब से आप शुरू हुआ है लाइव, तो बहुत ही आपके लिए फेमस क्वेश्चन होगा कि इरफान सर आपके बैचमेट थे, उनकी कोई एक हाँ, क्वालिटी जो आप शेयर करना चाहें, कोई भी एक अच्छी क्वालिटी उनकी। इरफान की बहुत सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। हम्म, इतना मैं जरूर कहूंगी कि जब वो एनर्जी में थे तो वो जो इरफान जिन्हें आप अब जानते हैं वो नहीं थे उस समय एक्टर के हिसाब से। उस समय वो नसीरुद्दीन शाह से बहुत मुतासिर थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे। वो जब उनको 17 इयर्स लगे पब्लिक आई में आने के लिए, और वो भी एक फिल्म से हुआ था शायद, वॉरियर, और उसके बाद वो एंजेलिना जोली वाली द हम्म, समथिंग माइटी हार्ट से उनका नाम हुआ। 17 साल लगे एनएसडी के बाद। तो जो उन्होंने शायद उस समय जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई इन 17 सालों में, उससे वो इंडिविजुएट हुए एज एन एक्टर। और उनका गजब का अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका बना। कहने का मतलब है कि वो फोकस थे हमेशा अपनी, उनपे कमाल का एक फोकस था चीजों को लेके। लेकिन फिर भी उनको 17 साल लगे जिंदगी को पूरी तरह जिया, तब
उस लेवल के एक्टर बने वो। एनएसडी में वो इतना फोकस नहीं होते थे थिएटर पे, उनको लगता था मैं फिल्म करूंगा फिल्म करूंगा। तो क्योंकि उन्होंने एनएसडी में शायद उतना ध्यान नहीं दिया थिएटर के क्राफ्ट को पकड़ने में, उनको बाहर आके वो पापड़ बेलने पड़े शायद। और उस वजह से, हाँ, और उस वजह से वो जो फाइनली अंदर से उनका जो निकल के आया, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने को पूरी तरह से टटोलना, जानना और पकड़ना चाहिए, जैसे इरफान ने किया। इसीलिए वो इतना ग्रेट और इतना अलग एक्टर निकल के आया बाद में। तो इरफान की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी। सबसे प्यारा किस्सा जो मैं आपको बताऊंगी वो 2016 में था। मैं ललदेव शो किया था जयरंगम फेस्टिवल में जयपुर में, और अगले दिन इरफान आ रहे थे क्योंकि अभी उनको उस फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो वो अगले दिन आ रहे थे। तो मेरा शो खत्म हो गया था एक दिन पहले, और अगली सुबह बहुत सारे इंटरव्यूज मुझे देने पड़े, तो मुझे खाना खाने का, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं जयरंगम, वो जवाहर कला केंद्र बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है जयपुर में, तो मैं वहां बैठी फाइनली एक सैंडविच खा रही थी। तो मुझे पता था कि इरफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे शुरू होने वाली है। तो मुझे ऑर्गेनाइजर के किसी ग्रुप में से किसी ने आके दौड़ के कहा कि मैम, इरफान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, तो आप आ जाइए। मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी। नहीं मैम, टेंट पूरा भर रहा है, ऑलरेडी 1000 लोग आ गए हैं, तो जगह नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पीछे खड़ी हो जाऊंगी, मैं देख लूंगी इंटरव्यू उनका। नहीं मैम प्लीज अभी आ जाइए। मैंने कहा मैं खा के आ रही हूँ भैया, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा अचानक, अच्छा इरफान आ गए थे ऑलरेडी स्टेज पे, और वो सब रिपोर्टर विपोर्टर, जो जर्नलिस्ट, जो एडिटर थी, और एक दो लोग। तो 6-7 कुर्सियां थी स्टेज पे, और बहुत बड़ा सा टेंट था, और उसमें कुछ 1000 कुर्सियां लगी थी, तो सब भर गई थी। तो मैं कहा "हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं मिस नहीं करूंगी इंटरव्यू"। अच्छा इरफान को पता हो गया, चल गया था कि मैं आई थी या जो भी। तो मैं अपना सैंडविच आधे रास्ते पहुंची, तो 2:02 हो गए थे। तो अचानक लाउड स्पीकर से एक आकाशवाणी टाइप का एक आया, अरे यार मीता कहाँ है, आ जा, कब से इंतजार कर रहा हूँ। इरफान की आवाज। तो मैंने कहा ओह। तो वो बेचारा कह रहा मैम, इसीलिए वो हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि इरफान जी ने कहा कि मीता को बुलाओ, तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा कॉन्फ्रेंस। तो मैंने कहा पहले बोल देते, तो मुझे सिर्फ बोल रहे थे आ जाओ आ जाओ। तो मैं जब गई, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं नहीं बदली हूँ स्टार बनने के बाद, और इरफान भी नहीं बदले, और बहुत सारे लोग बदल जाते हैं। तो जब मैं आई तो सामने का सोफा था ऑडियंस में जहाँ पे मैं गई बैठने, तो इरफान ने इशारे से कहा नहीं नहीं उधर नहीं, इधर आओ स्टेज पे। और स्टेज में उनके बगल में जो बैठा था उससे कुर्सी खाली करवाई कि आप जरा दूसरी कुर्सी पे बैठिए, मीता मेरे बगल में बैठेगी। तो मैं अच्छा। आके बैठ गई। मैं थोड़ी सी बौखला गई थी क्योंकि कई कुछ सालों से इरफान से मिली नहीं थी, और मुझे मालूम था वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार हो गया है, तो अक्सर होता है कि लोग थोड़ा सा बदल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बदला। तो उसने, तो इंटरव्यू शुरू हुई तो उसको बहुत बड़ा बुके दिया गया फूलों का, क्योंकि लोग ऐसे हो रहे थे गदगद। वो जो एडिटर थी उन्होंने बुके वुके दिया। तो पहला सवाल आया ऑडियंस से, तो इरफान अचानक चुप हो गया, और उसने कहा 1 मिनट, इससे पहले कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं पहले तो ये बुके अपनी दोस्त और क्लासमेट मीता को देना चाहूंगा। वो खड़ा हो गया बुके लेके, तो मैं भी खड़ी हो गई। तो फिर उसने मुझे बुके दिया और कहा कि ये मेरी क्लासमेट भी है और मेरी प्रेरणा भी रही है, यू नो माई इंस्पिरेशन। अच्छा। और उसने मुझे बुके दिया और इतनी जोर से हग किया, और हम दोनों, उसका एक फोटो है मेरे इंस्टाग्राम पे। अच्छा। आई वॉज सो मूव्ड बाय दैट जेस्चर, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि इतना पब्लिक स्पेस को, जिसमें आप ही को देखने आए हैं लोग, हाँ। ऐसा समय निकाल के कौन शेयर करता है ये स्पेस, कि ठीक है आपने मुझे बिठा लिया बगल में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक, शुरू होने के माने पहला सवाल आया, जवाब देने वाले थे, फिर रुक गए। उनको लगा नहीं मीता को भी तो फेलिसिटेट करना चाहिए था। उनको क्या पता था वो बुलाएगा मुझे, तो उन्होंने एक ही बुके रखा था। उसने मुझे बुके दिया, बोला कि मेरी दोस्त है, मेरी प्रेरणा रही है, और इतना जोर से हम दोनों ने आलिंगन, एक हग लिया, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की।
I was so moved because it's very rare for a person to share that public space with somebody and to be a star of this level and to say कि ये मेरी प्रेरणा रही है। ये बहुत, इसके लिए आपको एक बहुत ऊंचे लेवल का इंसान होना पड़ता है, हाँ, मन जो बहुत कि बड़ा था। इंसान थे। हम्म। कि जिस किस्म के इंसान आप हैं इरफान उससे आपकी एक्टिंग पे असर पड़ता है। और इरफान का इरफान के अंदर जो क्वालिटी थी एक बड़प्पन की, वो बड़प्पन से ही उनके एक्टिंग में इतना हाई लेवल आया। तो जिस तरह के आप इंसान हैं उस तरह के आप एक्टर भी बनेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक टिप मैं आपको दे दूं कि आप जिस प्रकार के इंसान अंदर है, और मोहन मारिशी जी ने हमें कहा था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बहुत साल पहले इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में उन्होंने ये बात हमसे कही थी, जिसको मैंने गांठ बांध ली कि टू बी अ ग्रेट एक्टर यू हैव टू बी अ वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। आपको बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। और ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन का खुला चिट्ठा पब्लिक को बता दें। उसका मतलब ये है कि अगर आप में कुछ खामियां हैं तो आप उनका सामना कीजिए, उनको मानिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो मानते नहीं कि मेरे अंदर ये खामी है। कि अगर मुझे किसी से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उसको सक्सेस मिल गया, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं वो ऐसा ही है, मुझे ईर्ष्या थोड़ा हो रही है। पर आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, इस वक्त मैं ईर्ष्या से जल भुन रहा हूँ या जल भुन के खाक हो रही हूँ। ये ऑनेस्टी चाहिए आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे एक्टिंग। सो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इज द लेवल ऑफ एक्टर यू विल बी। यू हैव टू बी अ वेरी honest, giving, generous person. You have to cultivate it. If you are not, you still have to. इसलिए एक्टिंग बहुत कमाल की क्राफ्ट है। वो आपको सिखाती है कि आपको किस तरह से बड़प्पन में उतरना है। उसके बिना आप नहीं एक्टर बन पाएंगे, महान एक्टर तो नहीं बनेंगे। तो इरफान के अंदर एक महानता थी जिस वजह से वो उस ऊंचाई तक पहुंचे एज एन एक्टर। उसका माने मैं उनका वर्ल्डली सक्सेस के बारे में बात नहीं करी, उनके जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस था, जो एक खुशबू की तरह था। हल्की सी खुशबू जब निकल जाती है, ऐसे इस लेवल की क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो जिस तरह के इंसान थे उस वजह से है वो क्वालिटी। मैं इरफान को एक बार मिला था, वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला था मुंबई में दिया गया था जी ताज होटल में पार्टी डिनर दिया था, तो वहाँ जी आए थे इरफान अच्छा वहाँ पार्टी हाँ में, तब मिला हाँ था मैं, हाँ बात हुआ था उस समय। जी। तो अच्छे, उसका सुनीता भी तो है, उसका मिसेज जो है वो भी तो एनर्जियन है, तुम्हारा क्लासमेट। नहीं सुनीता सुनीता क्या? नहीं, सुतपा हाँ, सुतपा 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 शिकदार। वो भी अच्छा है। अब उसका अभी बेटा बबिल अच्छा कर रहा है ओटीटी वगैरह एक्टिंग में, तो अच्छा श्रुता काफी संभाल रही है सब चीजों को। उसके लिए भी काफी मुश्किल रहा इरफान का चला जाना ना, रहा ही होगा। हाँ हाँ, इन अनटाइमली डेथ हो गया इरफान का। हाँ दादा, या हो सकता है ऊपर वाले के हिसाब से वो टाइम सही था। मुझे कभी कभी लगता है जब इरफान गया मुझे ऐसा लगा कि शायद अच्छा सिनेमा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो चला गया, ऐसा मुझे लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कि चलो। मैंने अब सिनेमा का स्तर थोड़ा सा गिर गया ना जनरली ओवरऑल, तो मुझे ऐसे लगा हाँ जैसे कि शायद उसको लगा कि अब बस हो गया, जितना अच्छा काम करना था हो गया, अब ग्रेट काम कितना होगा पता नहीं। क्योंकि हम ओटीटी पे देखते हैं कंटेंट तो बहुत अजीब है, ड्रग्स और ये गाली गलौज, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स, उसी में सब अटका हुआ है हमारा आजकल का कंटेंट जो ओटीटी पे आ रहा है। जी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, 1 घंटा तो हो गया। हेलो दादा, मिलेंगे आपसे, हो गया। कोलकाता आएंगे। हाँ, आ जाओ, जरूर आ जाओ, जरूर आ जाओ। ओके कलकत्ता। एवरीबॉडी, जो भी वहां बैठे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे हैं।